अरे भाई ज़मीन पर जाओ, वहाँ के पब्लिक को तुम झूठ बोलोगे, पब्लिक झूठ बोलती है, पब्लिक बेवकूफ़ है क्या? आप धरातल पर जाएंगी तो आपको वहाँ का हकीकत पता चलेगा। जिनका व्यक्तित्व ऊँचा होता है उनको अपने व्यक्तित्व पर विश्वास होता है। मैं अपने काम जो मैं अगर किया हूँ तो मेरे अपने काम पर भरोसा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का हम लगवा दिए, तो कैसे भाई? तो घूस दे के लगवा दिए। ट्रांसफार्मर घूस दे के कहीं लगता है? जब विधायक थे तो भी या नहीं भी तो भी उनके सुख दर्द, जो दुख दर्द है उसमें हम जाते हैं। सुख हो दुख हो हमको बुलाते, कल भी हम क्षेत्र में थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबरें और मैं हूं आपके साथ नेहा नवेशा। बिहार इस वक्त दोहरी प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस का लगातार ही बढ़ता हुआ संक्रमण, वहीं दूसरी ओर बिहार में बाढ़ की समस्या जो हर बीतते साल एक नया विकराल रूप ले रही होती है। लेकिन ये जो साल है यानी साल 2020 बिहार के लिए कुछ अलग मायनों में भी खास है। कारण हम सभी जानते हैं, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में जो इस समय ये विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई है बिहार में, ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव क्या रूप लेने वाला है बिहार में, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में जो महुआ क्षेत्र है वो भी काफ़ी एक हॉटस्पॉट के तौर पे जाना जाता है, काफ़ी चर्चा का विषय है इस वक्त लोगों के बीच में। इसी क्रम में चलिए रुख करते हैं महुआ विधानसभा की ओर और आपको मिलाते हैं महुआ के विधायक रह चुके रविंदर राय जी से। तो सबसे पहले तो रविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के नमस्कार। नमस्कार। आपको बता दें कि रविंदर राय जी राजनीति में आने से पहले डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आगे बढ़ने से पहले जानना चाहूँगी रविंदर जी कि डॉक्टरी और राजनीति दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट कड़ी मानी जाती है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, जहाँ एक तरफ जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो नीति निर्माण करके एक हमारी यानी कि लोगों की ज़िंदगियों को काफ़ी आसान बनाएंगे, सरल बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों से, जो चिकित्सक होते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि लोगों की ज़िंदगियों को वो एक नया रूप देंगे, बचाएंगे। और आपने तो उन दोनों ही गलियों का रास्ता में चल चुके हैं, उन दोनों को एक्सपीरियंस किया है। तो ऐसा क्या कारण रहा जिससे कि राजनीति का पलड़ा ज़्यादा भारी हुआ? नहीं, दोनों माध्यम जो है समाज सेवा का ही माध्यम है जी। आप या मेडिकल क्षेत्र में हो या पॉलिटिक्स में हो, दोनों ही समाज सेवा का एक माध्यम है। लेकिन बृहत इंटरेस्ट भी होता है, समाज सेवा का एक इंटरेस्ट होता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है जिधर आपको जाना होता है, कभी कभी प्रकृति का भी इच्छा होता है और कभी कभी दैवी इच्छा प्रॉब्लम। एक संस्कृत में आपने सुना होगा कि प्रकृति की इच्छा जो होती है उधर आदमी राह पकड़ लेता है। कुछ ऐसा घटनाक्रम जीवन में हो जाता है कि आदमी उस ओर बढ़ जाता है, ना चाहते हुए भी बढ़ जाता है। तो राजनीति मेरा कोई प्रोफेशन नहीं था, मेरा प्रोफेशन मेडिकल था। लेकिन बाद के दिनों में कुछ ऐसा जीवन में टर्निंग पॉइंट आया कि एक चुनौती के रूप में हमने लिया। और समाज सेवा का भी एक माध्यम है और बृहद माध्यम है जी। आप हेल्थ सेक्टर में भी जाते हैं तो भी समाज सेवा है, और एक राजनीति के सेक्टर में भी अगर बहुत बड़े पैमाने पर मौका मिले तो ये भी बहुत बड़ा समाज सेवा का मौका मिलता है इसे। यानी कि आपने इस रास्ते का रुख जो किया था वो समाज सेवा का ही था। भले अब रास्ता आपने बदल लिया, लेकिन जो डेस्टिनेशन है, वो जो आपका पर्पस है, वो समाज सेवा ही है। बिल्कुल, उसमें भी समाज सेवा होता है और इसमें भी समाज सेवा होता है। और अगर इसमें और आगे बढ़ के आप समझना चाहेंगे तो एक राज्य स्तर पर और देश स्तर पर इसमें समाज सेवा होता है। उसमें एक लिमिट दायरा होता है समाज सेवा का। लेकिन अगर आप राजनीतिक करियर को चुनते हैं, इसके माध्यम से समाज सेवा होता है, उसमें भी बहुत बड़ा करियर है। इसमें आप लाखों लोग को भलाई कर सकते हैं, क्योंकि गिरजाघर, मस्जिद, मंदिर, सबका एक जो विधानसभा होता है पूरे बिहार का, गरीबों का, किसी भी जाति धर्म का, सभी लोगों का जो है एक कानून बनाने का एक मंदिर होता है। सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सबसे बड़ा गिरजाघर, सबसे बड़ा मस्जिद अगर कहेंगे। और गरीबों का के लिए या शासन, जनता के लिए शासन बनाने का, कानून बनाने का जो माध्यम है वो विधानसभा होता है, और देश के लिए पार्लियामेंट होता है। तो राजनीति को आप कैसे लेते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चोरी का, भ्रष्टाचार का कैसा माध्यम बनाना चाहते हैं। समाज सेवा का माध्यम बनाना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का माध्यम बनाना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा समाज सेवा का माध्यम है।
इसी के साथ रविंदर जी, जब आपने 2010 में महुआ क्षेत्र से जब आपने चुनाव जीता और वहाँ के विधायक बने, तो उसके बाद जहाँ तक मैं अगर बातें करूँ विधायकों की, जो एमएलए होते हैं, जब चुनाव के समय में बहुत सारी बातें की जाती है, बहुत सारी कस्में वादे किए जाते हैं, ये किए जाएंगे, वो किए जाएंगे, सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जाएगा। आपने भी किए होंगे, बिल्कुल किया है। तो आप किस हद तक अपने द्वारा किए गए वादों तक खड़े उतरे? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि होते हैं जी। तो उनको चुनाव में घोषणा पत्र जारी होता है, पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र जारी होता है, और राजनीतिक जो कैंडिडेट होते हैं, जो वहाँ के लोकल जो इशूज होते हैं, उस इशूज को पंचायत वाइज या बूथ वाइज जो मुख्य समस्याएं होती है उसको हम लोग जाते हैं तो एक आधार बनाते हैं उसको। किसी पंचायत में सड़क नहीं है, कहीं 5-6 पंचायत के बीच में नदी के किनारे में ब्रिज नहीं है, लोग बहुत दूरी का सफ़र करते हैं, उनको आने जाने में परेशानी होती है, कभी जाम का समस्या होता है, या टाउन क्षेत्र है तो उसमें अगर ग्रामीण क्षेत्र है, टाउन है, लेकिन वो नगर पंचायत वगैरह नहीं है या नगर निगम नहीं है, तो इसका एक इशू होता है, या बिजली का बहुत समस्या होता है। जब हम 2010 में विधायक निर्वाचित हुए तो महुआ उससे पहले आरक्षित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन 2010 के बाद वो पहली बार मैं जनरल क्षेत्र हुआ। जब मैं निर्वाचित हुआ तो मतलब रियल में महुआ जो है लालटेन युग में जी रहा था जी। जो लालटेन युग मतलब बिजली आई तो बिजली आई, लोग चाहते हुए, हाँ, बड़ी बात ही हो जाती थी। बच्चे जैसे चॉकलेट होने पर खुश होते थे, चॉकलेट आ गया, चॉकलेट पापा आ गए, चॉकलेट हो गए, वही वाला कहानी था कि उस समय जब 2010 में हम निर्वाचित हुए तो बिजली आना एक खबर हो जाता था, बिजली आ गई, बिजली आ गई, बिजली आ गई। बच्चे लोग चाहते थे, बुजुर्ग लोग कहते थे कि भाई थोड़ा पढ़ लो, फिर कट जाएगी, फिर लालटेन। तो उस समय लालटेन युग में महुआ था, और यानी काफी विकट परिस्थिति में उस वक्त महुआ था, बहुत ही बुरी स्थिति में, बहुत बिजली का बहुत बुरा स्थिति था जी। 2 प्रखंड से महुआ विधानसभा का निर्माण हुआ, जिसमें चेहरा कला प्रखंड, वहाँ हमने चेहरा कला प्रखंड में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण करवाया, और यहाँ जो महुआ में एक सब स्टेशन जीर्ण अवस्था में था, इसका हम अपग्रेडेशन करवाए। अच्छा। जैसे 5 kVA का ट्रांसफार्मर है तो उसको 3-4 10-10 kVA का ट्रांसफार्मर लगवाया, ताकि ये सब स्टेशन बड़ा हो जाए। 33 kVA का जो एक लाइन होता है, जिससे सीधी बिजली लाइन होती है, जिसके जो उसका मुख्य समस्या था वो वैशाली में था ग्रिड, जिससे 53-54 किलोमीटर का दूर तय होकर के लालगंज जाता था, भगवानपुर होता था, फिर महुआ आती थी। फिर हम लोग अपने रात पर खड़ा होकर के पेड़ कटवाते थे। वहाँ जाएंगे तो लोगों आपको बताएंगे कि एक विधायक होकर के भी हम लोग पेड़ कटवाते थे रात में, कि पेड़ कटवाएंगे, सीधी लाइन जुड़ेगी, जबकि ये प्रशासन का काम था। वो उसमें भी प्रयास किए, एक सलाह में ग्रिड का निर्माण हुआ, उससे भी हम लोग महुआ को सीधी बिजली लाइन से जुड़वाए। उसका परिणाम हमारे बिजली 2 साल के अंतराल में ही, मतलब 22 घंटा, 21 घंटा, 22 घंटा, कभी कभी 20 घंटा से ऊपर ही बिजली तकरीबन रहता था। तो बिजली का जो समस्या था, बहुत बड़ा समस्या का सुधार हुआ। महुआ 2 पंचायत से के लोग बहुत दिन से मांग करते थे कि महुआ एक नगर का क्षेत्र हो जाना चाहिए, ताकि साफ सफाई हो, या नगर निगम का होगा, उसका कर्मचारी होगा, कचरा वगैरह प्रबंधन हो, या जो भी ड्रेनेज वगैरह हो एक प्रॉपर तरीके से हो जाए, नहीं होता था। 2 साल के अंदर में हम लोग महुआ नगर पंचायत का वादा किए थे, नगर पंचायत बनवाए। महुआ डिवाइडेड बाय 2 पार्ट्स, महुआ 2 भाग में बटा हुआ है, नॉर्थ और साउथ में। बया नदी में 3-4 जगहों पर हमने पुल, जो बड़ी पुल उसको आप कह सकते हैं कि विधायक के लिए 5 करोड़ एक पुल का लागत हो तो बड़ी पुल होती है, 3-4 जगहों पर हमने बनाया। जैसे फतेहपुर पकड़ी और पहाड़पुर पंचायत है, पहाड़पुर हीराराम पंचायत है, उसमें 5-6 पंचायत के लोगों को, इधर और उधर साइड के लोगों को फायदा हुआ। एक आप बहोरी घाट पुल है तो भरतपुर, सिंहारा, उधर के लोगों को फायदा हुआ, इधर बहोरी है, इधर अब्दुलपुर है, इधर के 4-5 पंचायत को फायदा हुआ। उसी तरह से हजमा घाट में था। ये 50-60 साल पुराना आज़ादी के बाद से डिमांड था लोगों को। बोलते थे कि कर्पूरी ठाकुर जी आए, कुछ लोग बोले कि श्री रामविलास पासवान जी कमिटमेंट किए, लेकिन नहीं बन पाया। लेकिन सौभाग्य मेरा हुआ कि हम बोले थे और काम करने की हमारी इच्छा थी, और हम उसके प्रति प्रयत्नशील रहे, जिसका परिणाम हुआ कि 5 साल के अंदर में रिजल्ट आ गया जी। जिसके कारण अब महुआ क्षेत्र में जो बिजली की समस्या हुआ करती थी, जो सफाई की जो नगर निगम की समस्या थी, उसे आपने दूर किया। लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा है रविंदर जी, कि जैसा कि आपने कहा आपने अपने वादों पर खड़े उतरने की पूरी कोशिश की और काफ़ी सारे काम किए, क्या कुछ वादे ऐसे भी थे जो रह गए, जो आप अब भी सोचते होंगे कि शायद अगर मौका मिले तो मैं उन चीज़ों को अभी ठीक कर सकता हूँ वहाँ पे? बिल्कुल रह गया। देखिए, एक सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि होते हैं, हमारे अपोनेंट भी होंगे, हमसे पहले भी रहे होंगे, हम भी जब बने तो, क्योंकि एक देखिए इच्छाएं अनंत है जी, आवश्यकताएं अनंत होती है, इच्छाएं अनंत होती है, और पूर्ति करने के लिए साधन लिमिट होता है जी।
तो एक एमएलए का जो फंड होता है या एक संसाधन होता है, एक लिमिट होता है। जी। जैसे आरडब्ल्यूडी से ग्रामीण सड़कों का होता है, जैसे मैंने आपका जिक्र उसको नहीं किया, पूरे महुआ विधानसभा में तकरीबन 172 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का हमने जाल बिछवाया। जी। मैं पंचायत व पंचायत गिना सकता हूँ, वहाँ जा करके आप वहाँ के लोगों से ओपिनियन ले सकती हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कोई कोई पंचायत में तो जाना मतलब कोई प्रेग्नेंट महिला जा नहीं सकती थी, साइकिल वाले, ठेला वाले, रिक्शा वाले जा नहीं सकते थे। महुआ की बात मैं कर रहा हूँ, प्रॉपर महुआ की। अनुमंडल अस्पताल से आप महुआ ले लें, या बगल में एक महुआ सिंगरा पंचायत, यहाँ पे वो टाउन क्षेत्र था, वहाँ मतलब दुर्दशा थी लोगों को, लोग चल नहीं सकते थे। लेकिन आपको ऐसे इसी तरह से छतवारा का पंचायत है, फतेहपुर पकड़ी का पंचायत है, आपको मंगुड़ाही का पंचायत है, मधौल का मतलब इस तरह से आप बोलेंगे तो मैं आपको गिना सकता हूँ कि 172 किलोमीटर मेरे रीजन में ग्रामीण सड़कों का जाल बिछा। पीडब्ल्यूडी की सड़कों को लेंगे तो हाजीपुर से महुआ की जो होते हुए जो समस्तीपुर जाती है ताजपुर होते हुए, उसका भी बहुत बुरा हाल था। हम लोग महुआ जो मुजफ्फरपुर की सड़क है उससे भगवानपुर से टर्न होकर के हिमायतपुर एक जगह है, या भगवानपुर, वहाँ से हम लोग महुआ घूम के जाते, या सराय से अंदर से जाते थे। इतना खराब स्थिति था। लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उनसे रिक्वेस्ट करके उसको भी हम लोग बहुत तेज़ी से सड़क बनवाए। महुआ से जो मुजफ्फरपुर की जो सड़क है उसको भी 16 करोड़ के लागत से पीडब्ल्यूडी से महुआ से बागी एक जगह है जहाँ विधानसभा का मेरा एंडिंग पॉइंट है, वहाँ तक भी हम लोग काम करवाए 16 करोड़ के लागत से। मतलब तकरीबन हमसे जो बेहतर हो सकता था जी, तो कुछ हमने किया, लेकिन कुछ वादे पूरे नहीं हो पाए। जैसे ग्रामीण सड़कों के लिए हमने कोर नेटवर्क तकरीबन 500 किलोमीटर से ऊपर का बनवाया था। ये पूरे बिहार के विधानसभा में हुआ था, लेकिन लगता है कि बिहार के अगर 10 विधानसभाओं में उसका अगर गिनती होता ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाने के संदर्भ में, तो इतना मोटा मोटा बुकलेट बना था। वो तकरीबन 580 किलोमीटर के तकरीबन 3600 पंचायत का रोड बनाना था, जिसमें से हम आपको बताया कि 172 किलोमीटर ही बना सके। बहुत जगह मेरे बाद कुछ बना भी है, कुछ और बनाना बाकी था, जो कि विकास की गाड़ी रुक गई। और सबसे बड़ी बात हम अपने रीजन में जो फील करते थे, जो लोग हमको, कल भी मैं विधानसभा में था, लोग बता रहे थे कि मेरे समय में भ्रष्टाचार के आरोप में 2 दरोगा सस्पेंड हुए। अच्छा। ब्लॉक में गरीबों का कल्याण का एक बहुत बड़ा कारण, ब्लॉक में इंदिरा आवास, उसमें घूसखोरी देखिए चरम सीमा पर है। सरकार के बारे में मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। आप एक कहावत सुने होंगे कि हाथी जब पागल हो जाता है तो उसको ऊँट शांत करता है जी। लेकिन जनप्रतिनिधि जब तक अच्छा नहीं होगा, लोगों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा, तो वहाँ के प्रतिनिधि जो हैं वही वहाँ के जो पब्लिक सर्वेंट है, बीडीओ हो, एसडीओ हो, डीएसपी हो, या डीएम हो, या एडीएम रैंक के पदाधिकारी हो, उनको और पब्लिक के बीच में एक हम लोग स्तंभ होते हैं। पब्लिक के जो मुद्दा होता है भ्रष्टाचार की शिकायत कहाँ करे, किनसे करे? कम्युनिकेशन गैप होता है, उसे ब्रिज करना ही तो आप लोगों का काम। बिल्कुल बिल्कुल। जनप्रतिनिधि देखिए, एक बात समझ लीजिए, आज भी गाँव में लिटरेसी रेट बहुत कम है, लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस बहुत कमी है। आज भी डीएम के कार्यालय में एसपी से बात करने में लोगों को डर लगता है कि क्या बोल देंगे। इसी के साथ रविंद्र जी, मेरे मन में आगे मेरा अगला सवाल उठ रहा है कि मैं चाहूंगी कि आप बताइए कि जो अभी विधानसभा चुनाव होगा, इसमें आपका मुद्दा क्या होगा? देखिए, आपको जन समस्या में यही सब मूल मुद्दा जो मैंने आपसे जिक्र किया, ये सब मूल समस्या होता है। लेकिन भ्रष्टाचार को हम चाहते हैं कि अपने रीजन 10 से 15 में जो था, आप उसको पूछ सकती हैं, उस लेवल पर फिर से ले आए हम। तो कहीं ना कहीं क्या मैं ये समझूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के कार्यकाल में भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक बढ़ गया है? बिल्कुल जी। आपको बता रहे हैं ना कि आप हमसे छोड़ के किसी से भी पूछ सकते हैं कि भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता है जी। भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ता है कि लोग की समस्या को आप नहीं सुनने का प्रयास करते हैं। जब हम जान जाएंगे कि दरोगा जी घूस लेकर के FIR कर रहे हैं, तो विधायक का क्या कर्तव्य होता है कि नहीं, ये गलत बात है, आप ये नहीं करें। एंटी करप्शन ब्यूरो कितना पकड़ते रहेगा पूरे बिहार के? पूरे दरोगा को अंदर करो, तो बीडीओ को अंदर करो। ये जनप्रतिनिधि का काम है, क्योंकि वो उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है वहाँ के लोगों से। तो भ्रष्टाचार वहाँ के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वही मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे, वही विभाग के संबंधित विभाग के मंत्रालय को पहुँचाएंगे, उनको मंत्री को पहुँचाएंगे, उसके सेक्रेटरी को पहुँचाएंगे। वो नहीं तो अकेले से सीएम बन जाते। 243 MLA बनाने की क्या आवश्यकता होती है? इसलिए होती है कि सिर्फ वहीं के लोकल नहीं, उस जिस डिपार्टमेंट में तकलीफ हो उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, उस डिपार्टमेंट में मिनिस्टर होते हैं उनको, वो कंट्रोल में नहीं होने वाला है। जहाँ मिनिस्टर से नहीं कंट्रोल होने वाला है, वहाँ के सीएम साहब को, सभी तरह के जब तक आप नहीं पहुँचाएंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अच्छा। लोकल समस्या तो चलता रहेगा और उसका समाधान होता रहेगा। रोड बनेगा, रोड टूटेगा, ब्रिज बनेगा, फिर नया ब्रिज का डिमांड होगा। ये आपको बताया मैं कि निरंतर प्रक्रिया है जी। अच्छा रविंद्र जी, इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी
कि लोग अब इस उम्मीद में तो बैठे हैं कि इस बार विधायकी के लिए आप खड़े होंगे, लेकिन किस पार्टी से खड़े होंगे? कहीं ना कहीं आई एम श्योर कि जितनी भी हमारी जनता हमें देख रही है इस वक्त, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, उनके मन में ये भी उत्सुकता हो रही होगी कि आखिर किस पार्टी के साथ आप खड़े होने वाले हैं। पार्टी सिंबल देती है जी सिंबल का मतलब होता है चुनाव चिन्ह। कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी चुनाव चिन्ह है, जी हल जोतता हुआ आदमी चुनाव चिन्ह है, इसी को इंग्लिश में सिंबल बोलते हैं। जी लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। चुनाव के समय में पता चलेगा कि किस सिंबल पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। यानी लेकिन आप 2010 में जो हम चुनाव लड़े थे, एनडीए गठबंधन से लड़े थे, सिंबल तीर छाप था जदयू का, लेकिन वोट तो हमको बीजेपी के लोग भी दिए थे। 2015 में सिंबल भले ही टेलीफोन छाप था श्री जीतन राम मांझी जी का पार्टी का, लेकिन उसमें श्री जीतन राम मांझी के साथ गठबंधन में श्री उपेंद्र कुशवाहा थे, आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी की एलजेपी पार्टी थी, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन था। तो कहने का मतलब है कि सिंबल मतलब चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर को, यही एक लेटर होता है संबंधित पार्टी का। हमको तो जो समझ में है यही चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए, लेकिन किसी गठबंधन से लड़ते हैं तो किसी पार्टी का श्रेय देना हमको उचित नहीं लगता है, क्योंकि जो अदर पार्टी के गठबंधन के जो पार्टनर हैं उनके 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 जो कार्यकर्ता उनको दुख पहुंचेगा, क्योंकि हम गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हम वोट लेते हैं, लेकिन अपने पार्टी का हम करें उन कार्यकर्ताओं के भावना को अनादर हो जाएगा जो जिंदाबाद जिंदाबाद करके हमको वोट देते हैं। जैसे 2010 में हम चुनाव जीते थे और 10 में चुनाव जीतने के बाद एनडीए गठबंधन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी बने थे और 13 में गठबंधन टूट गया। बीजेपी के कार्यकर्ता पूरा निराश हो गए। हम लोग को बोलते थे, हम लोग कहते थे कि नहीं नहीं भाई आपके वोट से जीते हैं, जनता दल यू के वोट से जीते हैं, भाजपा के वोट से जीते हैं, हम अपने कमिटमेंट पर खड़े हैं, आपको कोई भी दुख सुख हो हम इस परिस्थिति में भी आपका सेवा करेंगे और लोकल में जो समस्या है आपका जितना सुनेंगे उतना जनता दल यू का सुनेंगे। और भाजपा के कार्यकर्ता से आप पूछ सकते हैं, एलजेपी के कार्यकर्ता से पूछ सकते हैं कि हम 5 साल विधायक नहीं भी रहे हैं, अगर कोई समस्या उनको हुआ है हमसे अगर सोल्व होने लायक है तो हम सोल्व करते हैं, क्योंकि वो तो विधायक बन जाने के बाद आप सभी के नेता हैं, जो वोट दिया वो भी, जो वोट नहीं दिया वो भी, आप तो सबके नेता होते हैं ना। मुख्यमंत्री जी क्या मतलब वोट दिया उन्हीं के हैं, मुख्यमंत्री बिहार के होते हैं, प्रधानमंत्री देश के होते हैं, तो विधायक वहाँ के सभी के होते हैं। तो यानी इससे मैं ये बात निकाल सकती हूँ शायद कि आप इस बात पे मौन रहना चाह रहे हैं फिलहाल कि आप कौन सी पार्टी से जुड़ने वाले हैं। नहीं देखिए, राजनीतिक विकल्प हर इंसान का खुला होता है। राजनीति परिस्थिति के हिसाब से होता है। पब्लिक तो 2 बार हम एनडीए के प्रत्याशी थे वहाँ से, दोनों बार बीजेपी के नेतृत्व में ही हुआ। एक बार बीजेपी का चेहरा नीतीश कुमार जी थे, श्री नीतीश कुमार 2010 में चेहरा थे, 2015 में नीतीश कुमार जी श्री लालू जी के साथ चले गए। चलिए ये तो हो गई, परिस्थिति राजनीति में बदलती रहती है और लोगों को सेवा का माध्यम अगर चुनाव लड़ना है तो लोगों का सेवा तो आप विधायक बनेंगे तो करेंगे, बिल्कुल। और विधायक बनेंगे नहीं तो सेवा कैसे करेंगे? तो सेवा करने के लिए तो आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा ना। ये क्या फर्क पड़ता है कि किस पार्टी से लड़ रहे हैं, किस गठबंधन से लड़ रहे हैं? आप मेंबर तो बिहार विधानसभा के बनेंगे और जनता के जो जनप्रतिनिधि तो महुआ के विधायक कहलाएंगे, चाहे किसी पार्टी के हो आप। वो कोई विधायक ही थोड़े कहते हैं कि किस पार्टी के, बिहार विधानसभा के मेंबर कहलाते हैं, अगर आपको जानकारी हो। सिर्फ उस पार्टी के हैं, निर्वाचित है, लेकिन वो सदस्य बिहार विधानसभा कहलाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये कोई मायने नहीं रखता, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और राजनीति में सभी विकल्प खुले होते हैं। अगर कुछ लोग गर्दन पर चाकू चलाएंगे तो क्या उस समय हम चुप बैठेंगे? ऐसा नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में जनता मालिक होती है और बाकी सीएम पीएम सब नौकर होते हैं जनता के। लोकतंत्र की यही खूबी है। और ना कोई राजा होता है, ना कोई रंक होता है, ना कोई हॉट होता है, ना कोई स्पॉट होता है। लोग उनको बना देते हैं, ठीक है, बड़े लोग के, बड़े घराने के लड़के लोग हो जाते हैं, उनको सोना के चम्मच लेके पैदा ले लिए, उनको संघर्ष नहीं करना पड़ा, पोस्टर नहीं साटना पड़ा। लेकिन अगर लालू जी का जीवनी अगर देखेंगे तो उनका बैकग्राउंड देख लीजिए। वो लालू जी खुद कहते थे, कई जगह बायोग्राफी में देखे कि उनका भाई फोर्थ में वेटनरी कॉलेज में चपरासी थे। श्री नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री है, लेकिन वो कहते थे हमारे पिताजी वैद्य हैं, हम पुर्जा बनाना बहुत जानते हैं, ऐसे करके फेंक देते हैं। तो ये तो देखिए पीछे अगर देखेंगे, श्रीमती मायावती जी को दीजिए, सुश्री मायावती जी को देखिए, वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। मुलायम सिंह यादव जी को देखिए, वो एक स्कूल में टीचर थे। ऐसे ही देखिए किसी भी देश के पॉलिटिशियन में सिंधिया और नेहरू फैमिली को अगर छोड़ देंगे
तो लोग ज़मीन से संघर्ष करके बनते हैं। लेकिन जो सेकेंड जनरेशन के लोग हैं, थर्ड जनरेशन के लोग हैं, जो सोना के चम्मच लेके पैदा लिए हैं, उनको तो संघर्ष नहीं पड़ा था। आप लोग हॉटपॉट बना देती है, हॉट है, चर्चित है, ये है, अरे क्या हॉटपॉट है, ये लालू जी के बेटा है। यही तो हुआ कि 5 साल में कम्युनिकेशन ही नहीं है, यही हॉट सीट है, चर्चित सीट हो गया। इसलिए कि भाई कभी संघर्ष नहीं किए, बिना संघर्ष के विधायक बन गए। तो महुआ के दुख दर्द को क्या समझेंगे? कितना मोहल्ला है, कितना गली है, कितना पंचायत है, विधानसभा में क्या क्या समस्याएं हैं, और कौन पंचायत में कौन बोल रहे हैं उनको पता भी नहीं होगा कि कौन पंचायत में कहाँ है। अच्छा रविंदर जी, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी, जैसा कि अभी आपने कहा कि जो एमएलए होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए नौकरी कर रहे होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बिहार में इस वक्त जो विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई, एक तरफ कोरोना वायरस का लगातार बढ़ता हुआ संक्रमण, दूसरी ओर बाढ़ की ये आपदा, जिससे कि बिहार बहुत बुरी तरह से त्रस्त है और हर बढ़ते साल त्रस्त होता जा रहा है एक नए विकराल रूप के साथ। तो इस बीच आपने क्या नौकरी निभाई जनता के लिए? नहीं, जनता के बीच में जो हमको करना चाहिए, बाहर में जो लोग फंसे हुए थे, जो जिन लोगों ने हमारी हमसे मदद मांगी, हम ये जो मदद होता है इसको लिस्ट बना के रखा नहीं जाता है। इस बीच में भी कहीं आग लगा या जो हमसे मदद होने लायक था, हमने मदद किया उनको जी। और जब विधायक थे तो भी या नहीं भी तो भी उनके सुख दर्द, जो दुख दर्द है उसमें हम जाते हैं। सुख हो दुख हो हमको बुलाते। कल भी हम क्षेत्र में थे जी। तो कहीं श्राद्ध का कार्यक्रम है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, और प्रशासन से बराबर विनती करते रहते हैं। हम तो आग्रह ही कर सकते हैं ना जी। कि भाई आपको कहीं बाढ़ आ गया, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करिए। हमसे जो हेल्प हो पाता है हम लोग भी करते हैं। लेकिन आप तो सरकार के लिए योजनाएं बनी हुई है जी। तो उसको क्या करें? वहाँ लोकल जनप्रतिनिधि मुखिया जी लूट ले, बीडीओ साहब खा जाएं जी। अरे उसको कंट्रोल कर दीजिए। तो सरकार का संसाधन भरपूर मात्रा में है जी। चाहे वो कोरोना के समय में हो तो सरकार ने कहा कि आप सैनिटाइजर बांटिए, हैंड वॉश करने के लिए हैंड वॉश करने के लिए बांटिए, साबुन बांटिए। तो हर पंचायत में क्या हुआ? भ्रष्टाचार हो गया जी। मुखिया जी को मिला कुछ करने के लिए, वो खा गए। आप जाइए पंचायत में पूछिए, खबरें निकल कर सामने। हाँ, आप जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो कहने का मतलब सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो जनता का पैसा है जी। नीतीश जी का और रविंदर जी का पैसा नहीं होता है जी। कोई ये गलतफहमी में न रहे कि हम अपने तरफ से पैसा दे दिए। वो जनता का, जनता के द्वारा कलेक्ट किया हुआ पैसा होता है जी। अच्छा रविंदर जी, इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जो जनता है, जो हमारे दर्शक हैं, खासकर महुआ की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिससे कि उन्हें इस बात का आश्वासन हो कि अगर वो आपको चुनते हैं अपना अगला विधायक, तो जो उनका डिसीजन होगा वो उसे रिग्रेट नहीं करेंगे, बाद में उन्हें मनाल नहीं होगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हम कई अपने प्रतिद्वंदी, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कई प्रतिद्वंदी साथी का जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं उनका झूठा प्रोपेगेंडा देखते हैं जी। 15 में जो हम चुनाव हारे तो झूठा प्रोपेगेंडा में हार गए। आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। लालू जी ये नारा लगा दिए। मोहन भागवत जी क्या बोल दिए कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। प्रोपेगेंडा हो गया। तो कुछ हम इंटरव्यू देख रहे थे कहीं कि अपने साथियों का, जो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लड़ना भी चाहिए और अपनी बात मजबूती से रखना भी चाहिए जी। लेकिन झूठ बोले कौआ काटे जी। कुछ लोग झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उस झांसे में नहीं आना चाहिए जी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का हम लगवा दिए। तो कैसे भाई? तो घूस दे के लगवा दिए। ट्रांसफार्मर घूस दे के कहीं लगता है? ट्रांसफार्मर का एस्टीमेट बनता है। उस एस्टीमेट बनने के बाद उसको जो है, अगर कोई बोलेगा कि हम ट्रांसफार्मर लगा दिए तो उसके अकाउंट से पैसा डेबिट होना चाहिए जी। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग का इंटरव्यू हम सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि महुआ में कोई स्कूल कॉलेज नहीं था, हम स्कूल खोल दिए। तो निजी व्यवसाय को कह रहे हैं कि हम ये कर दिए। महुआ छेबड़ कॉलेज के हम सेक्रेटरी हैं। 77 का डिग्री कॉलेज है, वो सामाजिक कॉलेज है। उसको समाज सेवा के बारे में हम कह सकते हैं कि सामाजिक कॉलेज है जी। लेकिन निजी चीज़ को, निजी व्यवसाय को और घूस को या झूठ बोलना, ये जनता के साथ अन्याय है, बरगलाने वाला बात है, प्रोपेगेंडा है। इस प्रोपेगेंडा में वहाँ की महान जनता को नहीं पढ़ना चाहिए। अब वहाँ की जनता जानती है, और जिसका व्यक्तित्व ऊँचा होता है वो दूसरे की शिकायत करके अपना व्यक्तित्व ऊँचा नहीं कर सकते हैं। जिसका व्यक्तित्व नीचा होता है वो झूठ बोलते हैं। बिल्कुल। जिनका व्यक्तित्व ऊँचा होता है उनको अपने व्यक्तित्व पर विश्वास होता है। मैं अपने काम जो मैं अगर किया हूँ तो मेरे अपने काम पर भरोसा है। मेरे काम का जो आकलन करने का तरीका है, वहाँ के लोग बता सकते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। कि बया नदी पर पुल बना कि नहीं, नगर पंचायत बना कि नहीं, चेहरा कला में सब स्टेशन बना कि नहीं बना, ग्रामीण सड़कों का जाल बिछा कि नहीं। ये तो देखने की चीज़ है। वहाँ के लोग आपको बताएंगे, पब्लिक ओपिनियन लेंगे तो वो बताएगा। कुछ लोग तो फेसबुकिया लोग भी आ गए हैं, उनको कुछ नहीं, आरजेडी जिंदाबाद, एनडीए मुर्दाबाद, यही नारा लगाना है।
अरे भाई ज़मीन पर जाओ, वहाँ के पब्लिक को तुम झूठ बोलोगे, पब्लिक झूठ बोलती है, पब्लिक बेवकूफ़ है क्या? आप धरातल पर जाएंगी तो आपको वहाँ का हकीकत पता चलेगा। जी और फेसबुक पर कमेंट करना तो आजकल पार्टी है, पॉलिटिक्स से चलता रहता है। जी। रविंदर जी, आप बिहारी खबरों के साथ जुड़े और आपने इतनी सारी बातें साझा की अपनी जर्नी के लिए से लेकर के आपके क्या सारे प्लान्स हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव में महुआ क्षेत्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ये कि हमने खास बातें महुआ क्षेत्र के पूर्व विधायक रविंदर राय जी से, और जो इस बार यानी 2020 में महुआ क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि जिस प्रकार इन्होंने बताया है कि जिन सारी मुद्दों पर, जिन सारी बातों पर ये खास ध्यान रखेंगे और भ्रष्टाचार हटाने की जो बात कही है इन्होंने, वो महुआ क्षेत्र की जनता किस हद तक सहमत है और किस हद तक उन्होंने इस वीडियो के द्वारा जो भी बातचीत हमने की है वो किस हद तक सहमत है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप बस देखते रहिए बिहारी खबरें। नमस्कार।